तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई हाल ही में एक मूवी सिकंदर का मुकद्दर। इस मूवी में भर भर के ट्विस्ट एंड टर्न, सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिलर वगैरह डाला गया है। ओवरऑल आपको एंगेज करके रखेगा और मुझे तो ये मूवी पसंद आया। तो ज्यादा देरी नहीं करते हम लोग चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। चैनल का रीच थोड़ा डाउन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हमको 2009 का 15 फेब का डेट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सड़क पे पागलों की तरह भाग रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है एक डायमंड एग्जीबिशन, जहाँ पर मुंबई के नामी दामी ज्वेलर्स आए थे। उनके डायमंड एग्जीबिशन उधर चल रहा होता है। नॉर्मल ऑडियंस भी थे, ऊपर से रैंप वर्क भी चल रहा था। जो कोई भी अपना कलेक्शन दिखा रहा था अपने मॉडल्स के थ्रू। बहुत हाई सिक्योरिटी था और मुंबई पुलिस के हायर अथॉरिटी के ऑफिसर्स इधर तैनात थे। जहाँ पर हम पुलिस वालों को भी देखते हैं जो कि सिविल ड्रेस में भी घूम रहे होते हैं बिजनेसमैन बन के। इस एग्जीबिशन अच्छे से कंप्लीट हो, कोई भी फॉल्टी या कोई भी चीज इधर ना हो, इसलिए पुलिस लोग ये सब प्रोटेक्शन करते हैं। फिर हमको उधर एक एग्जीबिशन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग काम कर रहे होते हैं, मंगेश देसाई और कामिनी सिंह। मंगेश कामिनी से पूछता है कि नया जो लॉट आने वाला है वो कब तक आएगा। कामिनी बोलती है कि सर गाड़ी में चढ़ चुका है, जल्दी आ जाएगा। दूसरी जगह हम उस आदमी को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है सड़क पे। वो एक हनुमान मंदिर पे जाता है और उधर टेलीफोन बूथ से वो कॉल करता है। वो एक लेटर को पढ़ रहा होता है जहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ होता है। वो फोन करता है सीधा कंट्रोल रूम पे और बताता है मैं आपको मेरा नाम नहीं बता सकता, पर आपके ज्वेलरी एग्जीबिशन पे एक रॉबरी होने वाला है, लोगों को जल्दी उधर से निकाल दीजिए। और सब कुछ एग्जैक्टली वो डिटेल में बता देता है। फिर पुलिस अलर्ट हो जाता है और उधर वो सायरन बजा देते हैं। और तब तक हम देखते हैं कि रॉबर्स उधर आ चुके थे। वो लोग ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं, उनके पास गन्स वगैरह भी थे। वो पहले तो कैमरा के लाइन वगैरह काट देते हैं और इतने दिन में पुलिस वगैरह सारे लोगों को एग्जीबिशन के बाहर लेके जाते हैं सेफ जगह। वगैरह गन वगैरह निकाल के आ रहे होते हैं हॉल में। वो लोग देखते हैं कि उधर कोई भी नहीं था। उतने टाइम में पुलिस सारे लोगों को सेफ जगह लेके जा चुके थे। उतनी देर में पुलिस की टास्क फोर्स उधर आ चुके होते हैं और सारे रॉबर्ट को वो मार गिराते हैं शूट आउट से। फिर पुलिस रॉबर्ट्स को टेक डाउन करने के बाद एम्बुलेंस के थ्रू उधर से लेके चले जाते हैं और जगह को पूरा क्लियर कर देते हैं। फिर लोगों को अंदर बुलाया जाता है अपने अपने एग्जीबिशन पे सब कुछ ठीक ठाक है ये देखने के लिए। तब हम देखते हैं कि जब वो लोग अपने एग्जीबिशन पे आते हैं, उनमें से कामिनी सिंह और मंगेश देसाई के जो एग्जीबिशन था उधर में से हीरे मिसिंग थे। 5 रेयर डायमंड जो कि अप्रोक्सीमेटली 100-200 करोड़ के होंगे वो मिसिंग थे। कांच तोड़ के किसी ने उधर से निकाले हैं। वो लोग शॉक हो जाते हैं और सारा जगह अफरा तफरी मच जाता है और बातचीत शुरू हो जाता है कि ये किसने लिया है। कामिनी इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि आप लोग जब हम सबको लेके जा रहे थे रूम पे, तब हमने लास्ट बार देखा था हीरो को कुछ भी नहीं हुआ, हीरे ठीक थे। पुलिस तब बोलते हैं कि अब सबको इधर रुकना पड़ेगा, आप लोगों की चेकिंग होगी और डिटेक्शन वाले जब तक नहीं आते तब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा। फिर हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफिसर जसविंदर सिंह को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। उसको प्रेसिडेंट अवार्ड भी 4 बार मिल चुका है। वो अपने काम में एकदम परफेक्ट है, इसीलिए इस काम के लिए जसविंदर को चुना गया है। मंगेश और कामिनी जिस काउंटर पे बैठे थे वो किसी मिनिस्टर का काउंटर था। मतलब इस डायमंड कंपनी में मिनिस्टर जी ने भी अच्छे खासे इन्वेस्ट करके रखे थे। वो रिक्वेस्ट के मिनिस्टर जी से, मिनिस्टर जी ने डिपार्टमेंट का बेस्ट ऑफिसर को अलॉट कर दिया इस केस को सॉल्व करने के लिए। जसविंदर सिंह आता है और एक एक करके सबकी पूछताछ करना शुरू कर देता है कि आखिरी बार जब कमरे से आप लोग बाहर गए थे ये 2 लोग तो थे, और कौन इनके इर्द गिर्द था या लास्ट में निकला था। सारे लोग एक एक करके बताने लगते हैं। उनमें से एक आदमी होता है सिकंदर, जो कि थोड़ा जल्दी में होता है। वो जल्दी में जाते टाइम एक आदमी को वो धक्का भी दे देता है। तब वो जसवंत उससे पूछता है तुम कहाँ पर थे। वो बोलता है कि मैं इनके 2 कदम दूरी में था, पर मेरे सामने भी एक आदमी था जो कि ये था। वो तुरंत बोल देता है कि मैं आपके सामने नहीं था, मैं आपके पीछे था। फिर सिकंदर और उस आदमी के बीच बहस छिड़ जाता है। जसविंदर फिर सिकंदर के ऊपर शक करता है और ये बोलता है तुम जल्दी में कहाँ जा रहे हो। सिकंदर बोलता है कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए उनको देखने के लिए जा रहा था, थोड़ा जल्दबाजी में। फिर उसके बारे में जसविंदर पूछता है तुम करते क्या हो। वो बोलता है कि मैं कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, अभी कंप्यूटर वगैरह का ही काम करता हूँ, सीसीटीवी वगैरह का। कि इधर सीसीटीवी वगैरह चेक करने के लिए मैंने आया था और पूरा इम्प्लीटेशन इधर मैं ही कराया हूँ। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से जसविंदर के पास एक कॉल आता है कि ये केस कब तक तुम सॉल्व कराओगे, तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, अगर ये केस सॉल्व करा देते हो तो मंत्री जी से प्रमोशन में मिलेगा और कुछ गिफ्ट भी। समझ पा रहे हो ना, ये बंदा करप्ट ऑफिसर है। करप्ट तो नहीं बोलूंगा, ये सच तो ढूंढता है पर पैसे के लिए। जसविंदर फिर अपने हायर
हायर अथॉरिटी को बोल देता है कि 24 घंटे में ये केस सॉल्व हो जाएगा और मुझे 3 लोगों के ऊपर शक है। पहले शक के दायरे पे आता है कामिनी, फिर आता है जसविंदर, फिर आता है मंगेश। इन तीनों के ऊपर उसका शक बैठता है और तीनों को कस्टडी में लिया जाता है। यहाँ पर पूछताछ करने में ये पता चलता है जो मंगेश होता है वो 35 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है और कामिनी बताती है कि मैं 3 महीने से इस कंपनी में काम कर रही हूँ और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, आप पास्ट हिस्ट्री उठा के देख सकते हो। और सिकंदर तो अपने बारे में पहले ही बता चुका है कि वो कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट है और इधर वो टेक का ही काम देखा करता है। फिर इन तीनों को ही कस्टडी में ले लिया जाता है और जेल में इन दोनों को बंद कर दिया जाता है उनसे पूछताछ करने के लिए। और कामिनी को हम देखते हैं जिसके गोदी में एक छोटा बच्चा होता है, उसी के साथ उसकी छोटी बहन भी होती है। जेल के अंदर हम देखते हैं कि मंगेश और सिकंदर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सिकंदर बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी माँ घर में अकेली है, वो बीमार है। तब मंगेश बोलता है मैंने इस कंपनी को 35 साल दिए है पर सेठ ने मेरे ऊपर 1% भी भरोसा नहीं दिखाया, एक बार भी नहीं बोला कि ये नहीं कर सकता। ऐसे बिजनेसमैन के लिए हम कभी लॉयल नहीं हो सकते, तुम मरते दम तक भी वफादार रहोगे फिर भी ये लोग शक करेंगे पैसे के लिए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कामिनी ने झूठ क्यों बोला। वो 3 महीने से अभी इस शिफ्ट से काम कर रही है पर इससे पहले भी 4 साल तक उसने हमारे कंपनी में काम किए हैं। तभी सिकंदर को कामिनी के ऊपर थोड़ा शक होता है। तभी हम देखते हैं कि जसवंत सिकंदर को बुलाता है, सिकंदर को बात दिया जाता है और उसे टॉर्चर करा जाता है। जहाँ पर हम जसवंत को देखते हैं वो जाते ही बोलता है जल्दी केस को मुझे क्लोज करना है, तू सच सच बता दे, मैं मेरा एनर्जी एफर्ट कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहता। इतने साल के ट्रैक रिकॉर्ड में मैं प्रूफ तो ये कर दूंगा कि तूने ये हीरे चुराए हैं। अब कैसे उस हीरे को तूने चुराया है ये तेरा काम है, मुझे बताना। इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे पता चल चुका है कि तूने ये सब कुछ किया है, नहीं तो तू जल्दी नहीं जाता। इतने हाई टेंशन में कोई आदमी ऐसे जल्दी में नहीं निकलता और मेरे इतने साल के सर्विस में मैं तेरे जैसे क्रिमिनल को बहुत देख चुका हूँ। सिकंदर बार बार मना करता और ये बोलता है कि मेरी माँ बीमार थी इसलिए मैं भागा, ये कोई तुम्हारा स्टिंग नहीं है, तुम बस मेरे ऊपर टॉर्चर करना चाहते हो, ये प्रूफ करना चाहते हो कि मैंने हीरे चुराए हैं और खुद का प्रमोशन वगैरह लेना चाहते हो, तुम एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हो। ये बात सुन के जसवंत को गुस्सा आता है और वो 2 चाटे मारता है। तब सिकंदर बोलता है अगर मैंने चोरी नहीं की, अगर मैं चोर नहीं हुआ तो तुम मुझसे ऐसे ही माफी मांगोगे अगर तुम मर्द हुए तो। फिर हम उधर से 15 साल बाद चलते हैं जहाँ पर हम जसविंदर को देखते हैं जो कि दारू पी रहा होता है वॉशरूम में बैठ के। दारू पीने के बाद मुंह वगैरह थोड़ा साफ करता है और वो जाता है सर के केबिन पे जहाँ पर उसके हायर अथॉरिटी के द्वारा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है उसके पुअर परफॉर्मेंस के लिए। वो दारू पीता है, ड्यूटी पे अच्छे से नहीं आता, आज से वो टोटली टर्मिनेटेड है। जसविंद फिर उधर से निकलता है और ऑटो में बैठ जाता है क्योंकि उसको तो अभी सर्विस की गाड़ी नहीं मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद हम उसके पत्नी को देख पाते हैं। इन दोनों का डिवोर्स फाइल हो चुका है, 15 साल हो चुके हैं। ये दोनों अच्छे से दाम पे तो जीवन नहीं निभा पा रहे हैं। जसविंद अपने बीवी को देख रहा होता है पर उसके बीवी हर एक बात को नकारता है और ये बोलता है कि इसको पूरा मेरे रहने खाने का पैसा देना पड़ेगा, अगर 3 बार इंस्टॉलमेंट मिसिंग हुआ तो इसका जयपुर का घर भी मैं ले लूंगा। इन दोनों में पूरा सेपरेशन आज हो जाता है और डिवोर्स ग्रांटेड हो जाता है। जसविंद तब खुद को बहुत ही अकेला पाता है। 10 मिनट फिर उधर से निकलता है और एक बार में जाता है। बार में बैठ के वो आखिर तक दारू पीता है। लास्ट में मालिक को आना पड़ता है जसवंत सर से ये पूछने के लिए कि सर आप कल जॉब में नहीं जाओगे। जसविंद मुस्कुराता है और ये बोलता है कि मुझे जॉब से निकल दिया गया है। और बार के मालिक से जसविंद ये पूछता है तुझे मैं कैसा आदमी लगता हूँ, मैं ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हूँ या करप्ट, तू सच सच बोल, तुझे कोई डर नहीं है। तब वो आदमी बोलता है सर आप बोलते हो मैं बताता हूँ, आप एक किस्म के बीप आदमी हो, आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। जसविंद ये सब कुछ सुनने के बाद उसे जाने के लिए बोलता है और वो एक फोन घुमाता है। फोन सीधा जाता है अबू धाबी। अबू धाबी जाने के बाद वो पूछता है क्या हाल है। फोन के दूसरे लाइन पे जो लड़का है वो बोलता है आपका दोस्त इंडिया आ रहा है। ये सुनने के बाद मानो जसविंद बहुत खुश होता है। वो आदमी बोलता है कि सर बाकी का पेमेंट भी अगर कर देते। जसविंद बोलता है इस बार आखिरी खाता बंद करूंगा फिर पूरा पेमेंट तुझे कर दूंगा। उस आदमी को एक नंबर सेंड करने के लिए बोलता है। फिर जसविंद फोन कर देता है। फिर जसविंद अपने फोन पे वही नंबर को डायल करता है और फोन करता है सीधा सिकंदर को, जिसका कि पूरा हुलिया बदल चुका है। वो अभी अबू धाबी में रहता है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। जसविंद के हेलो बोलने से सिकंदर पहचान जाता है कि ये कौन है। जिसने उसको इतना टॉर्चर किया है उसको कभी भी सिकंदर नहीं भूल सकता। जसविंद बोलता है कि तुमने बोला था, तुम्हें याद है, जब आप आओगे कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं किया, आपको एक मर्द की तरह मुझसे माफी मांगना पड़ेगा। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। सुन रहा हूँ कि तू इंडिया आने वाला है, मुझसे आके मिल, मैं तेरे आंखों में आंख डाल के एक मर्द की तरह माफी मांगूंगा। मैंने जो गलती की तेरे साथ, तेरे लाइफ को जो मैंने खराब किया, उस सब के लिए मैं तुझे एक एड्रेस सेंड करता हूँ, आते ही पहले मुझसे मिल।
सिकंदर को भी तब पुराने सारे फ्लैशबैक याद आ जाते हैं। उसने जितने भी टॉर्चर सहे हैं वो पहले बोलता है ठीक है मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। वो एयरपोर्ट आता है और पहले वो कामिनी से ना मिलके वो सीधा जाता है जसविंदर से मिलने के लिए। अपने एक दोस्त को बता देता है कि कामिनी को जाके बताओ कि मेरा फ्लाइट थोड़ा डिले है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। फिर से हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है 15 साल पहले, जहाँ पर हम इन तीनों को कोर्ट में देखते हैं। कोर्ट में इन लोगों को बुला जाता है कि पुलिस कस्टडी में 14 दिन इनको रखने के लिए, और इनसे पुलिस फिर पूछताछ करेगी थोड़ा अच्छे से। इंस्पेक्टर जसवंत अपना पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं और ये बोलते हैं हो सकता है कि ये हीरे इन लोगों ने स्वैलो कर लिया है, मतलब पेट के अंदर होंगे। हमको मेडिकल टेस्ट वगैरह भी करना पड़ेगा, पूछताछ करना पड़ेगा। अगर उनके पेट में नहीं है तो कैसे इसको सरपास करा गया, कहां पर ये दिया गया, सब हमको पूछताछ करना पड़ेगा। क्योंकि हीरे के रेडियस के अंदर ये तीनों लोग ही थे, जो कि मुझे शक है और एविडेंस भी वही बोलता है सर। और इन तीनों की तरफ से जो लॉयर लड़ रहा होता है उसके पास भी कोई जवाब नहीं था, पर वो 14 दिन की जगह 7 दिन अप्रूव कराता है पुलिस कस्टडी में। फिर हम देखते हैं कि इन लोग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर हम सिकंदर के एक नर्स दोस्त को भी देखते हैं, पर सिकंदर उससे बात नहीं करता। फिर इन तीनों की पेट वगैरह की चेकअप वगैरह भी होता है, उनके अंदर कोई भी डायमंड्स नहीं थे। फिर हमको दिखाया जाता है उस आदमी को जो कि हनुमान मंदिर से कॉल करा था कंट्रोल रूम में। जसवंत उसे बोलता है इतने टाइम से तू कहाँ पर था? टीवी में, न्यूज में, हर जगह सब कुछ दिखा रहा था। वो बोलता है कि सर मैं डर गया था। जसवंत बोलता है जल्दी जल्दी सच सच बता दे, नहीं तो तेरा 3rd डिग्री खातिरदारी करूंगा। वो बोलता है सर रोज की तरह मैं मेरी बेटी को ऑटो में छोड़ रहा था स्कूल जाने के लिए। ऑटो थोड़ी दूर चली ही थी, मेरे पास एक कॉल आता है जहाँ पर ये बोला जाता है हर दिन ऑटो वाले का शक्ल चेक करने के लिए। हो सकता है तेरी बेटी आज घर ना पहुंचे। मैं बहुत घबरा चुका था, मैं ऑटो के पीछे भागता गया। तभी मैं फिर से फोन को उठाता हूँ। वो बोलता है तेरे पजामा के अंदर एक लेटर है, उसमें जो जो भी लिखा हुआ है एज ए डायलॉग वो पढ़ते जाना, हनुमान मंदिर के पास जाके टेलीफोन करना और तू घर चले जाना, तेरा बेटी टाइम से तेरे घर में पहुंच जाएगी। वही होता है सर, मेरी बेटी टाइम से घर में ही पहुंच जाता है और वो ऑटो वाला सेम था, मेरे साथ किसी ने प्रैंक किया था। फिर हमको दिखाया जाता है कस्टडी में इन तीनों के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है। इन तीनों को मारा भी जाता है, टॉर्चर भी करा जाता है, पर कोई एविडेंस बाहर नहीं आता। फिर जज साहब के सामने इनको ले जाया जाता है और 7 दिन की रिमांड भी खत्म हो जाता है, जहाँ पर इनके तरफ से जो लॉयर था वो बोलते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, कोई भी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, इनको बेल दिया जाए। और उनको तब कोर्ट से बेल भी मिल जाता है क्योंकि जसवंत के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। घर आने के बाद सिकंदर के पूरे शरीर में मार्क्स हुए थे, जो कि ऑब्वियसली मार के ही थे। सिकंदर का माँ उसे समझाता है कि बेटा कब हम इन सारी चीजों से बाहर आएंगे। तभी हम सिकंदर के उस फीमेल नर्स दोस्त को देखते हैं जो कि उसके घर में आई थी उसको केयर करने के लिए, मरहम वगैरह लगाने के लिए। प्रिया फिर बोलती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तब सिकंदर बोलता है मैं बेल पे आया हूँ, केस अभी भी चल रहा है, पता नहीं है कब ये सब कुछ निपटेगा। फिर हम देखते हैं कि सिकंदर की माँ प्रिया से बोलती है कि आज तो तुम्हें देखने के लिए भी आ रहे हैं। प्रिया बोलती है हाँ माँ जी देखने के लिए आ रही, आपके बेटे ने तो कभी मेरा प्यार समझा ही नहीं, तो क्या करे, खुद भी लाइफ में सेटल होना है, माँ बाप का भी सोचना है ना। ये बोलने के बाद प्रिया उधर से चली जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है सिकंदर जब अपने पुराने जॉब में वापस जाता है, उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। वो अलग अलग जगह से जहाँ पर से क्रेडिट में पैसा उठाया था उधर से उससे पैसे मांगे जाते हैं, ये बोलते हुए कि तुम बेल में हो, कभी भी जेल के अंदर जा सकते हो, तुमको 1 दिन का मोहलत देना भी मेरे लिए नुकसान है। बहुत सालों की दोस्ती भी लोगों ने खत्म कर लिया, ये तक कि किराएदार ने भी ये बोल दिया कि 1 हफ्ते में आपको घर छोड़ना है। सिकंदर हर जगह से टूट रहा होता है। जब अगली हियरिंग के लिए भी वो जाता है, लॉयर को पैसे देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तब कामिनी उसकी मदद करती है, पैसे देते हुए वो ये बोलती है मेरे पास थोड़े पैसे थे, आपके काम आ गए। फिर ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर कामिनी के बारे में ये पता चलती है कि उसके हस्बैंड उसे छोड़ के दूसरी किसी लड़की के साथ शादी करके चले गए हैं। उनके तरफ से उसको एक बच्चा है और उसकी छोटी सी बहन है। सिर्फ ये तीनों ही इस शहर में, इनका और कोई भी नहीं है। यहाँ पर सिकंदर का सिर्फ माँ ही है खुद के, उसके पापा बचपन में ही मारे गए हैं। अभी धीरे धीरे तकलीफ इन दोनों को घेर चुके हैं। लाइफ में इतना प्रॉब्लम होते हुए भी सिकंदर और कामिनी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगे थे, एक दूसरे के हेल्प करना, एक साथ कोर्ट आना। धीरे धीरे वो लोग साथ मिलने लगे थे, घूमने लगे थे, प्यार बढ़ने लगा था दोनों में। धीरे धीरे ये लोग एक साथ हो गए और रिलेशनशिप में आ गए। फिर एक दिन हम देखते हैं ये दोनों जब कोर्ट से लौट रहे होते हैं, सिकंदर जब घर पहुंचता है उसके घर में बहुत भीड़ थी। वो जब अपने घर के अंदर जाता है वो ये पाता है कि उसकी माँ खत्म हो चुकी है, वो जिंदा नहीं है। वो पहले से ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी और ये कोर्ट वगैरह के चक्कर में सिकंदर उनके अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। फिर हम देखते हैं सिकंदर अपना बोरिया बिस्तर उधर से बांधता है और सीधा चला जाता है कामिनी के घर में। वो दोनों फिर एक साथ रहने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं।
फिर से हम प्रेजेंट टाइम में लौटते हैं। हम देखते हैं उस बार में सिकंदर मिलने के लिए चला जाता है जसविंदर को। जसविंदर मिलते ही उसे सॉरी बोलता है और ये बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो बहुत गलत था, मैंने तुम्हारी लाइफ खत्म कर दी, पर मुझे ये जानना है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था उस इंक्वायरी की वजह से। सिकंदर तब बोलता है कि जब इंक्वायरी चल रहा होता है मुझे फिर से एक बार बेल मिला। फिर मेरा एक दोस्त बोलता है कि मेरा एक अंकल है जो कि पटना में रहते हैं, उधर उनका कांच का फैक्ट्री है, तू जाके वो काम संभाल और तुम दोनों उधर नए सिरे से सब कुछ शुरू करो। फिर हम उधर से ट्रेन पकड़ते हैं और हम चले जाते हैं पटना। पटना जाने के बाद मैं काम शुरू करता हूँ और धीरे धीरे उधर हाथ पर जमाने लगता हूँ। 2 साल हो जाते हैं, काम धाम सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर मेरे पास एक दिन एक कॉल आता है जो कि और किसी का नहीं, वो मुंगेश का था। वो बोलता है कि तुम दोनों का अरेस्ट वारंट निकला है क्योंकि तुमने हियरिंग मिस कर दी। लॉयर ने हमको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि हमने उसकी फीस नहीं दी। फीस कैसे देते, हमारा जैसे तैसे उधर चल रहा था, बच्चों की ट्यूशन फीस भी थी और घर का खर्चा भी। मुंगेश भाई ने मुझे बोला तो कैसे भी करके अगली ट्रेन लेके आ जा। मैं फिर से मुंबई पहुंचा जहाँ पर जज साहब ने हमको बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि इतने सालों से केस चल रहा होता है और कुछ ठोस सबूत नहीं थे पुलिस के पास, इसलिए हमको हैरास करने के लिए भी पुलिस को डांट फटकार लगाया गया और हमको बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो सुन के मैं बहुत ही खुश था, मुझे खबर देना था जल्द से जल्द कामिनी को। मैं फिर से पटना लौटता हूँ और दरवाजा खटखटाता हूँ और अंदर जाता हूँ तो कामिनी की तबीयत तब थोड़ी खराब थी। मैंने उसको खुशखबरी दिया। उसे सुनने के बाद वो बहुत तो खुश हुई, पर अचानक से वो बेहोश हो गई। मैं तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसका चेकअप करा गया। डॉक्टर ने बोला कि उसके लंग्स में पानी भर चुका है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। फिर मैं घर लौटा। बच्चे घर में अकेले थे। मैंने देखा कि बच्चे घर के बाहर बैठे हुए थे। जिस दोस्त के चाचा के पास मैं काम करने के लिए गया था, उन लोगों ने हम दोनों को चोर बोल के बच्चों को घर से बाहर कर दिया। पर जिस केस से हम बाइज्जत बड़ी भी हो चुके थे, मैंने उन लोगों को समझाया पर उन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। फिर मैं बच्चों के होटल में लेके जाता हूँ, पैसे दे के उनको उधर रुकने के लिए बोलता हूँ। मैं फिर अपने घर से कुछ पैसे लेके ऑपरेशन करवाने के लिए जब हॉस्पिटल की तरफ जाता हूँ, रास्ते में कुछ गुंडे कुछ मवाली मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे कपड़े बेल्ट पर्स वगैरह के साथ वो पैसे वगैरह भी लेके चले जाते हैं। मुझे तब दुनिया का सबसे हारा इंसान दिख रहा था अपने अंदर। मैं फिर मरने की कोशिश करता हूँ और ब्रिज में चला जाता हूँ। तभी मानो एक हॉर्न बजता है और मेरा नींद टूटता है और मैं सोचता हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे इधर से लौट के मेरे बीवी के पास जाना चाहिए और सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। और हर एक मोमेंट में मैं सिर्फ आप ही को ही दोष रहा था। फिर मेरा और एक दोस्त मेरी मदद करता है और मुझे विदेश भेजता है, अबू धाबी, जहाँ पर मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाता हूँ काम पे। और आज 15 साल बाद मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरे पास आज सब कुछ है। तो जसवंत बोलता है मेरे पास भी थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए खबर है, मैंने सुना है उधर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी बन चुका है। तब वो बोलता है मुझे पता था कि तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो। केस सॉल्व करने में 100% गोल्ड मेडलिस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। अपने सस्पेक्ट को कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता। हाँ, उधर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो मेरी कंपनी में ही काम करती थी, तवज्जो नाम की। एक दिन जब मैं उससे बाहर मिलने के लिए गया था, धीरे धीरे हमें नजदीकियां बढ़ने लगे थे क्योंकि वो भी मुंबई से थी। एक आदमी उसे अबू धाबी में पहचान लेती और ये बोलती है कि तू तो पहले बार में डांस किया करती थी, मैं तो तुझे जानता हूँ बेबी। और ये सब कुछ बोलने के बाद मुझे समझ में ये आ जाता है कि तुमने ही तवज्जो को मेरे पीछे भेजा है वो हीरे के बारे में पता लगने के लिए, जो कि मैंने चुराई ही नहीं। पर तवज्जो मुझे बोलती है कि वो तुम्हें नहीं जानती, वो पहले बार में काम किया करती थी अपने हालत सुधारने के लिए, आज वो इस पोजीशन पे है और वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। मैं फिर उसके बाद पे यकीन भी कर लेता हूँ। फिर जसवंत उससे माफी मांगता और ये बोलता है मुझे विश्वास हो गया कि तुमने चोरी नहीं की, आई एम सॉरी। सिकंदर को मानो ये सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा था। वो बोलता है इसके बाद मुझसे और कभी नहीं मिलना और उठ के चला जाता है। तभी जसविंदर बोलता है कैदी नंबर 3 ये बोलता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। तुम्हारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे, ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट किए थे कि तुम हीरे निकालो बेचने के लिए। तुमको जॉब से बाहर निकालने से शुरू करके, किराएदार से शुरू करके, कामिनी कहीं पर जॉब ना कर पाए, वो सब कुछ भी मैं ही देखता था कि तुमको लाइफ में इतना प्रेशर में डाला जाए कि तुम थक हार के उस हीरे को जरूर बेचो। तभी हम तुमको पकड़े। जब भी कामिनी के लिवर में पानी भर गया था, तुम्हारे बच्चे जब घर के बाहर थे, उस चाचा जी को न्यूज हमने दिया था कि तुम दोनों चोर हो। रास्ते में जो लुटेरे तुमसे पैसे भी लूटे थे वो हमने ही प्लान किए थे। और ये तक कि जो कामिनी है जो तुम्हारे साथ रह रही है, वो भी हमने ही प्लान किए हैं। जो बच्चा भी है, तुमसे जो प्यार भी है, वो सब हमारा ही प्लान करा गया है। जब तुम्हारे और कामिनी के बीच में नजदीकियां बढ़ रहे थे, हम कामिनी को फॉलो कर रहे थे। कामिनी उसी एग्जीबिशन से एक छोटा सा डायमंड चुरा के लोकल मार्केट में जाके सुनार की दुकान में बेच रही होती है, जो कि हम पकड़ते हैं और कामिनी सब कुछ कबूलती है। उसने बड़े डायमंड तो नहीं चुराए, पर छोटे डायमंड चुरा के इधर बेचने की कोशिश करती है। तब हमने बोला कि हमको सिकंदर के ऊपर पूरा शक है कि उसी के पास डायमंड है। तुम उसके साथ प्यार की नाटक करो, उसके साथ शादी करो, बच्चे करो, कुछ भी करो, पर तुम्हारा काम जारी रहना चाहिए कि उसके पास हीरे हैं, ये हमको बाहर निकालना है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम सुसाइड करने के लिए भी गए थे, वो जो लंबा हॉर्न था
गाना वो मैंने ही बजाया था, तुमको मैंने मरने भी नहीं दिया। सब कुछ सुनने के बाद सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है। वो जसविंदर को एक थप्पड़ मारता है और उधर से वो रोते हुए निकल जाता है। घर जाता है, कामिनी से बातचीत करता है और उसे सब कुछ बताता है कि तुमने इतने टाइम से मेरे साथ क्या नाटक किया। कामिनी तब बोलती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मेरी छोटी बहन और बच्चे के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ा, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं था सिकंदर को। फिर हमको सिकंदर दिखाया जाता है जो कि घर से निकलने के बाद एक गाड़ी लेता है। गाड़ी लेके वो एक गांव चला जाता है। फिर उधर से एक टेम्पो लेके एक दूर दराज एक इलाका में जाता है जहाँ पर एक फ्लावर गार्डन होता है और उधर एक बंगलो भी बना होता है। और उसके अंदर जाते ही वो प्रिया करके पुकारता है और हमको प्रिया दिखाया जाता है जो कि उसकी एक नर्स दोस्त होती थी। प्रिया उसे फ्लावर गार्डन के अंदर लेके जाती है और उसे एक बॉन्साई ट्री दिखाती है। वो बॉन्साई ट्री को देख के वो बहुत ही खुश होता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। प्रिया को वो थैंक यू बोलता है और उसे हक करके उधर से वो चला जाता है बस से। बॉन्साई ट्री को देख रहा होता है और खुश हो रहा था। फिर उसके पीछे हम देखते हैं जसविंदर को जो कि गन लेके था। वो बोलता है सीधा तू गाड़ी से उतर। फिर उसे एक लोहे के पाइप से बांध देता है और उसी के सामने उस बॉन्साई ट्री को तोड़ देता है। उसी के अंदर ही एक छोटे से पॉलीथीन में 5 हीरे थे। हीरे मिल जाने के बाद हम देखते हैं कि जसविंदर अपने बीवी को कॉल करता है और ये बोलता है मैं गलत नहीं था कौशल्या, 15 साल से मैं जिसे सस्पेक्ट मान रहा था वही असली चोर निकला। कौशल्या बोलती है ये मुझे पहले दिन ही पता था जब तुमने उसके सस्पेक्ट बोला था, पर ये समझने में और सच प्रूफ करने में तुमको 15 साल लग गए और हम दोनों के बीच ये दरार आ गया। क्योंकि जसविंदर इस केस में इतना डूब चुका था अपने इंटेल वगैरह को एक्टिव करने से, घर गृहस्थी में तो बंदे का मन ही नहीं था। फिर जसविंदर पूरा सच्चाई जानना चाहता है और सिकंदर एक एक करके बताता है। आपको तो पता ही होगा कि मैं कंप्यूटर सीसीटीवी वगैरह ठीक किया करता हूँ। तो उधर तुकाराम करके एक कर्मचारी था जो कि काम किया करता था। उसने बोला कि उसके एक दोस्त का कंप्यूटर खराब हो चुका है, वो अर्जेंट है, 5000 रुपए देगा। मैं सीधा जाता हूँ उसके फ्रेंड के लोकेशन पे जिसको कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पता। प्रिंटर में बस पेपर लॉक हो चुका था, पर मुझे 5000 रुपए चाहिए था। मैं थोड़ा नाटक वाटक करता हूँ और बोलता हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा। जब वो दरवाजा खोल के अपने दोस्तों से बात करने के लिए जाता है, मैं उधर गन ग्रेनेड्स वगैरह देख लेता हूँ और कंप्यूटर में जब मैं डेटा वगैरह चेक करता हूँ मुझे उस डायमंड एग्जीबिशन का पास भी मिलता है जो कि इन चारों का होता है, वो भी नकली होता है। तभी मैं धीरे धीरे दिमाग में प्लान बनाना शुरू कर देता हूँ और मुझे ये पता चल जाता है कि तुकाराम भी इनके साथ मिला हुआ है। उनके कंप्यूटर में सारा डिटेल्स फीड करा गया था और मुझे पता चल चुका था उनका एग्जैक्ट प्लान क्या था। वो लोग रॉबरी करने वाले थे, सारे डायमंड्स उधर से चुराने वाले थे। तो मैंने एक पर्चा लिखा जहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे कंट्रोल रूम तक पहुंचाना था। मेरे घर के सामने जिस आदमी ने आप लोगों को कॉल किया था हनुमान मंदिर से, वो हमेशा अपने बेटी को छोड़ता है। मैंने उसके पजेमे पे वो नोट डाल दिया था और एक फेक कॉल किया था जो कि आपके कंट्रोल रूम में पहुंचा था जब ये सब कुछ सीन हो रहा था। मैं नजर रख रहा था एग्जीबिशन पे तुकाराम के ऊपर। वो जब टॉयलेट पे जाता है और बैग वगैरह सप्लाई करता है, मुझे पता चल चुका था कि थोड़ी देर बाद ही रॉबरी होने वाला है। इससे पहले ही कंट्रोल रूम तक मुझे बात पहुंचाना था। सारे लोग उधर से बाहर चले गए। उसी मौके पे मैंने उस डायमंड को शीशे को तोड़ा और उधर से डायमंड चुरा लिया। और आप लोगों को याद होगा जब रॉबर्ट्स को एम्बुलेंस आए थे लेने के लिए, उस एम्बुलेंस के अंदर प्रिया भी होती है। प्रिया को मैंने डायमंड थमा दी। एम्बुलेंस के अंदर वो उन रॉबर्ट्स को लेके चली जाती है और डायमंड सेफली उसके साथ चली जाती है। प्रिया मुझसे प्यार करती थी और मैंने भी इस बात का फायदा उठाया और ये पूरा खेल सोच लिया जो कि सक्सेसफुल भी था, पर आपके सामने हार गया। जसवंत फिर ये बोलता है तूने तबस्सु को क्या दिया था? तूने उसे एक लेटर दिया था। सिकंदर फिर बोलता है तबस्सु के साथ मैं सेटल होना चाहता था, उसे सिंगापुर जाना था, उसे सिंगापुर को एक टिकट दिया और एक लव लेटर दिया था और कुछ भी नहीं। मतलब तबस्सु को भी जसविंदर ने ही प्लान किया था। ये बंदा हमेशा 2 कदम आगे सोचता है। सिकंदर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। जसविंदर बोलता है कि बाकी के दिन तेरे जेल में कटेंगे, मेरे पास तो डायमंड है। फिर भी ये बंदा नेगोशिएट करता है। सिकंदर ये बोलता है मुझे अब सिंगापुर जाने के लिए दीजिए, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा डील है। आपको भी 15 साल में क्या मिला? अब जिसके साथ रहना चाहते थे वो तो आपके साथ नहीं रही। जसविंदर भी तब सोच में पड़ जाता है। फिर इन दोनों के बीच कुछ सीक्रेट बातचीत होता है जो कि हमको भी नहीं पता। और इसी के साथ सिकंदर का मुकद्दर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। रुकिए आप लोग जाइएगा मत। आप लोगों के लिए एक फ्री मूवी वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री हम लोग दे रहे हैं। वो आपको मिलेगा एक छोटा सा टास्क करने की वजह से। आप लोगों के लिए हमारा और एक फ्री सर्विस है। तो वो क्या है? एक वीडियो प्ले होगा अभी, उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा में, तो आपको पता होगा कि लिमिटेड टाइम के लिए प्रोडक्ट के प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो
तभी हम हमारे ग्रुप में उस प्रोडक्ट की डील डाल देते हैं, आप लोग खरीद लेते हो। तो पिन कमेंट के पहले लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि टोटली फ्री है। अब खरीदेंगे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा से, पर कब प्राइस डाउन जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि आप लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है, तो ग्रुप में ज्वाइन होइए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, और उसी के साथ ये भी लिखिए कि आपको हमारा शॉपिंग ग्रुप कैसा लगा। बस इतना ही काम है। नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे, हम रैंडम एक कमेंट पिक करेंगे, उसको हम ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे एंड गिफ्ट वाउचर या ओटीटी सब्सक्रिप्शन पहुंचा देंगे। सो इतना ही था। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।